हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी बिश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पर आपको मिलेंगे 4 to 12 क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे क्विक रिवीजन। किसका? हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ओके, हमने हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर्स पढ़ लिए, एक एक कंसेप्ट क्लियर कर लिया है। अब हम क्या करेंगे? एक क्विक रिवीजन देखेंगे कि क्या एक मेन जो ब्रॉड पॉइंट्स थे वो क्या थे, और कुछ इन पॉइंट्स के अंदर हमारे सारे कंसेप्ट्स आ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये जो भी पर्टिकुलर मैंने पॉइंट्स लिए हैं, राइट, ये सिर्फ इतने ही कंसेप्ट्स नहीं है हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और भी हैं। ओके, ये मैंने सिर्फ एक ब्रॉड वे में, जो एकदम हम ब्रॉड में ले सकते थे कि हाँ इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर दूसरे टॉपिक्स आते हैं, मैंने वो टॉपिक्स चूज किए हैं। ओके, इस क्विक रिवीजन का मतलब ये नहीं है स्टूडेंट्स कि सिर्फ इतने ही कंसेप्ट्स हैं, आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, आपको सब कुछ अच्छे से पढ़ना है। जब आपका पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाए तब आप इस वीडियो का यूज ले सकते हैं। ओके, ये आपको एक फिर से रिवाइज करवा देगी कि हाँ चलो ठीक है, आपने जो पढ़ा था वो क्या क्या हो सकता है। ओके, तो स्टूडेंट्स, जो हम स्टार्ट करें, ओके, हम इसे भी चैप्टर वाइज ही स्टार्ट कर रहे हैं। जो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया था वैसे ही हम फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे चैप्टर से स्टार्ट करते हुए लास्ट तक चले जाएंगे। ओके, तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है? इकोनॉमिक्स, राइट। इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? इकोनॉमिक्स क्या करता है? इकोनॉमिक्स स्टडी करता है क्या एक बिहेवियर की एक सोसाइटी या एक ह्यूमन जो स्केयर रिसोर्सेज हैं उनको कैसे यूटिलाइज करेगा ताकि उसके मैक्सिमम वांट्स फुलफिल हो सके, और जो स्केयर रिसोर्सेज हैं उनके क्या होते हैं? अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, राइट। तो इकोनॉमिक्स में हम क्या बता सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, या क्या मेन टॉपिक्स हम लिख सकते हैं? स्केयरसिटी, राइट, स्केयर रिसोर्सेज या स्केयरसिटी आप बोलिए, देन अल्टरनेटिव यूजेस एंड अनलिमिटेड वांट्स, राइट। तो हमारा इकोनॉमिक्स क्या करता है स्टूडेंट्स? इकोनॉमिक्स स्टडी करता है कि ये जो स्केयर रिसोर्सेज हैं जिनके अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं उनको कैसे यूज किया जाए, राइट, उनको कैसे एम्प्लॉय किया जाए ताकि जो मैक्सिमम वांट्स हैं, ओके, वो फुलफिल हो सके। ठीक है, ये जो अनलिमिटेड वांट्स हैं उसमें से मैक्सिमम वांट्स फुलफिल हो सके। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स को अगर हम बोले तो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है स्केयरसिटी को, राइट। स्केयरसिटी है इसलिए इकोनॉमिक में प्रॉब्लम आती है। ओके, अगर स्केयरसिटी नहीं होती तो हमारी इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि स्केयरसिटी है, उसके साथ में स्केयरसिटी के साथ में जो रिसोर्सेज हैं हमारे उनके अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम जनरेट होती है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उन्हें कैसे यूटिलाइज किया जाए ताकि मैक्सिमम वांट्स फुलफिल हो जाए। ओके, और इस पूरे सिनेरियो की जो स्टडी करता है वो है इकोनॉमिक्स। ठीक, आई होप आप लोगों को इकोनॉमिक्स का वापस से एक व्यू मिल गया होगा कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है, देन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती है स्टूडेंट्स? प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइस, राइट। इकोनॉमिक प्रॉब्लम में हमने देखा था कि मेनली जो प्रॉब्लम होती है वो होती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों जनरेट होती है स्टूडेंट्स? बिकॉज हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो स्केयर हैं, उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं एंड ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है कि आपके जो स्केयर रिसोर्सेज हैं उन्हें हम कैसे यूज करें ताकि जो मैक्सिमम वांट्स है वो फुलफिल हो सके। ओके, अगर पेट्रोल है स्टूडेंट्स तो पेट्रोल को कौन से यूज में हम किस पर्टिकुलर वांट को फुलफिल करने के लिए यूज करें। ओके, तो वो एक चॉइस की प्रॉब्लम है कि आप पेट्रोल को कैसे यूज करने वाले। ओके, वहां पे आपको चॉइस बनानी पड़ रही है, इसलिए जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ओके, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में हम 3 फैक्टर्स देखते हैं, 3 जो हमारे कंसेप्ट्स हैं वो देखते हैं, राइट। वो क्यों अराइज होती है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बिकॉज ऑफ स्केयरसिटी, राइट, अल्टरनेटिव यूजेस एंड अनलिमिटेड वांट्स। ये जो 3 पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत ही मेन है और ये आपको पूरी आपकी इकोनॉमिक्स में पढ़ने को मिलते हैं, राइट।
और ये ही मेन प्रॉब्लम्स हैं जिनके कारण दूसरी प्रॉब्लम्स जनरेट होती है, या फिर एक वो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जनरेट होती है कि कैसे आप आपके स्केयर रिसोर्सेज को एम्प्लॉय करें ताकि जो मैक्सिमम वांट्स है वो फुलफिल हो सके। ओके, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हुई। ठीक है, उसके अंदर ये 3 हमारे हेड्स आते हैं। ओके, देन सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या है स्टूडेंट्स? इस पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है? ऐसी प्रॉब्लम जिसके कारण दूसरी प्रॉब्लम्स जनरेट होती है। ओके, सेंट्रल प्रॉब्लम, अगर ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स ना हो तो शायद दूसरी प्रॉब्लम्स भी ना हो। ओके, या फिर जो ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं वो अगर सॉल्व हो जाए तो आपकी जो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सकती है। ठीक है, इसलिए ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनका नाम दिया गया है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। अगर उन पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल जाए तो एक इकोनॉमी अच्छे से वर्क कर सकती है। ठीक है, तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी में कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स? 3 प्रॉब्लम्स होती है। वो कौन सी होती है? व्हाट टू प्रोड्यूस, राइट, देन हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। ओके, ये 3 प्रॉब्लम्स होती है हमारी इकोनॉमी में। ओके, ये 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं। अगर एक प्रोड्यूसर को पता है कि उसे क्या बनाना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट काइंड ऑफ गुड टू प्रोड्यूस। ओके, व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या देखता है एक प्रोड्यूसर? कौन सा काइंड ऑफ गुड उसको प्रोड्यूस करना है। ओके, सो काइंड ऑफ गुड या टाइप ऑफ गुड आप कुछ भी बोल सकते हैं। किस टाइप का गुड का प्रोडक्शन करना है एक प्रोड्यूसर को। ओके, वो इसमें व्हाट टू प्रोड्यूस में उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का आंसर देता है। ओके, देन हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में क्या आता है स्टूडेंट्स? हाउ टू प्रोड्यूस में आता है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। किस टेक्निक से प्रोडक्शन करना है? क्या वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक से प्रोडक्शन करना है या फिर कैपिटल इंटेंसिव से करना है। ओके, सो हाउ टू प्रोड्यूस में क्या आएगा? टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। ये जो प्रॉब्लम है ये किससे रिलेटेड होती है? डिस्ट्रीब्यूशन से। ओके, जो फॉर whom टू प्रोड्यूस है वो प्रॉब्लम रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि जो हमारी नेशनल इनकम है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में। ठीक है, तो ये 3 हमारी क्या होती है? ये 3 होती है हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। ये 3 हमारी ऐसी मेन प्रॉब्लम्स होती है स्टूडेंट्स जिसके कारण दूसरी प्रॉब्लम्स जनरेट होती है। ओके, अगर इन पर्टिकुलर 3 प्रॉब्लम्स का किसी को भी एक प्रोड्यूसर को सोल्यूशन मिल जाए तो वो बहुत अच्छे से कोई भी गुड का प्रोडक्शन कर सकता है और जो मैक्सिमम ह्यूमन वांट्स है उनको सेटिस्फाई कर सकता है विथ लिमिटेड रिसोर्सेज। ओके, आई होप स्टूडेंट्स ये तीनों पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर होंगे। वैसे तो ये सारी चीजें हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, लेकिन एक क्विक रिवीजन के लिए एक वापस एक सम अप करने के लिए ये सारी चीजें देख लेना भी सही है। ओके, देन कम्स लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है स्टूडेंट्स कि जब एक कंज्यूमर, ओके, सबसे पहले तो यहाँ पे क्या वर्ड आया? कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है स्टूडेंट्स? एक वो पर्सन जो कि गुड्स या सर्विसेज का यूज करता है। ओके, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कंज्यूमर। ठीक, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है कि जब आप किसी भी एक गुड का कंजम्पशन बढ़ाते हो, राइट, तो उससे जो आपको यूटिलिटी डिराइव होती है, जो मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव होती है, वो कम होती जाती है। ओके, नाउ यहाँ पे इस स्टेटमेंट के अलावा और क्या वर्ड है? एक तो हो गया हमारा कंज्यूमर, फिर आया हमारा मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। मार्जिनल यूटिलिटी से हम एक और निकाल लेते हैं, टोटल यूटिलिटी एंड एवरेज यूटिलिटी। ओके, ये 3 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी हमने पढ़ी थी। यूटिलिटी क्या होता है स्टूडेंट्स? यूटिलिटी होता है वांट सैटिस्फाइंग पावर। ओके, एक किसी भी गुड की कितनी वांट सैटिस्फाइंग पावर है वो हम यूटिल्स में मेजर करते हैं और हम उसे यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, देन टोटल यूटिलिटी, सारे गुड्स को कंज्यूम करके, ओके, एक गुड के कितने भी यूनिट्स को कंज्यूम करके कितनी आपको टोटल यूटिलिटी जनरेट हो रही है, वो क्या आएगी? टोटल यूटिलिटी में। ओके, एक सम अप। ओके, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है स्टूडेंट्स? एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट। ओके, मार्जिनल का मतलब क्या? एडिशनल। ठीक है, एंड एवरेज यूटिलिटी,
एक यूनिट को कंज्यूम करने पर आपको कितना एवरेज यूटिलिटी मिल रही है। ओके, हर एक जो एवरेज हम निकालते हैं पर यूनिट कंजम्पशन पे आपको कितनी यूटिलिटी मिल रही है, वो क्या हो गया, हमारा एवरेज यूटिलिटी हो गया। ओके, तो आई होप ये चारों जो टर्म्स हैं वो आपको क्लियर होंगे। ओके, देन हमारा जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है स्टूडेंट्स, वो क्या डिफाइन करता है, वो क्या डिटरमाइन करता है, वो हमें बताता है कि जब एक कंज्यूमर किसी भी एक गुड का कंजम्पशन बढ़ाता है तो उससे जो मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव होती है वो डिमिनिश होने लगती है। ओके, मतलब जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स आप किसी भी गुड का कंज्यूम करोगे, आपको जो मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव होगी वो कम होती जाएगी। ओके, ये स्टेटमेंट हमें हमारे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर देखने को मिलती है। ओके, देन स्टूडेंट्स कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ओके, सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टेट ऑफ रेस्ट। ओके, देन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर कौन है, हमें पता है एक कोई भी पर्सन जो गुड्स या सर्विसेज का यूज करता है उसके वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उसे हम कंज्यूमर बोलते हैं। ओके, सो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एक ऐसी प्लेस जहां से कंज्यूमर अपने कंजम्पशन को चेंज करना नहीं चाहता है। ओके, वो होता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स जो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम है वो हम दो बाइफर्केशन कर सकते हैं उसके। ओके, दो टाइप्स में या दो कंडीशंस में हमारा जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम पर पहुंचता है। जब वो सिंगल कमोडिटी का यूज कर रहा हो, ओके, या फिर जब वो टू कमोडिटी का कंजम्पशन कर रहा हो। ओके, ये दो कंसेप्ट्स हैं जो हमने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में पढ़े थे। ठीक, तो इनकी कंडीशंस क्या होती है कि अगर सिंगल कमोडिटी का कंजम्पशन कर रहा है या टू कमोडिटी का कंजम्पशन कर रहा है कोई भी कंज्यूमर, तो वो इक्विलिब्रियम पर कब पहुंचता है, उसकी कंडीशन क्या होती है, तो उसकी कंडीशन होती है स्टूडेंट्स जब MUX किसके बराबर हो जाए, हमारे PX के बराबर। ओके, मतलब कि जो मार्जिनल यूटिलिटी X से डिराइव हो रही है वो X के प्राइस के बराबर अगर हो जाए, अगर उसके इक्वल में आ जाए, तो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहा जाता है। ओके, ये इसकी कंडीशन है। ठीक है, अगर ये पर्टिकुलर कंडीशन फुलफिल नहीं होती है स्टूडेंट्स तो कंज्यूमर उसके इक्विलिब्रियम पर नहीं है। ठीक है, अब ये सारी चीजें कैसे पहुंचते हैं हम और ये क्यों होती है, ये अगर मैं अभी वापस आप लोगों को पढ़ाने लग गई तो ये बहुत ज्यादा वास्ट हो जाएगा। ओके, इसी एक टॉपिक को समझाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा आपको। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि ये कैसे हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचते हैं या ये कंडीशन सही क्यों मानी जाती है, अगर आपको नहीं पता है तो आप पहले प्रीवियस वीडियोस देखिए। ओके, इन सारे टॉपिक्स के स्टूडेंट्स हर एक पर्टिकुलर टॉपिक का अलग अलग वीडियो बनाया गया है। ओके, अलग अलग वीडियो है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में आपको पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स अच्छे से मिल जाएगा। ओके, तो इफ अगर आप लोगों को नहीं पता है कि ये कैसे हम इस पर्टिकुलर चीज पे डिराइव करते हैं, तो आप पहले प्रीवियस वीडियोस देखिए, पहले आप सारे कंसेप्ट्स पढ़िए एंड लास्ट में आके ये वाला जो वीडियो है वो आप यूज कर सकते हैं, इसकी हेल्प ले सकते हैं एक छोटा सा रिविजन लेने के लिए। ठीक है, तो जब सिंगल कमोडिटी का कंजम्पशन होता है तो एक कंज्यूमर कब पहुंचता है उसके इक्विलिब्रियम पर, जब MUX PX के बराबर होता है। ठीक है, और जब टू कमोडिटीज का कंजम्पशन होता है तो इसके अंदर क्या कंडीशन होती है, इसके अंदर कंडीशन होती है MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY। ओके, यहां पे हम क्या मान रहे हैं कि दो गुड्स हैं X एंड Y। ठीक है, ये दो गुड्स के हमारे नेम्स हैं X एंड Y। ठीक है, तो जब MUX अपॉन PX मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X और प्राइस ऑफ X जो है वो किसके इक्वल हो जाए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y डिवाइडेड बाय P ऑफ Y। ठीक है, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो एक कंज्यूमर किस पे बोला जाता है, उसके इक्विलिब्रियम पर कहा जाता है अंडर टू केस। ठीक है, यही दो कंडीशंस है या यही दो केसेस हैं स्टूडेंट्स जिसके अंडर हम हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। ओके, या तो वो सिंगल कमोडिटी का कंजम्पशन कर रहा है या फिर वो टू कमोडिटीज का कंजम्पशन कर रहा है। ठीक है,
देन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। नाउ स्टूडेंट्स, इंडिफरेंस कर्व का क्या मतलब होता है? एक ऐसा कर्व जो कि हमें बताता है कि एक जो कंज्यूमर है वो इनडिफरेंट है टू गुड्स के बीच में, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व क्या बताता है कि एक जो कंज्यूमर है वो दो गुड्स का कंजम्पशन कर रहा है, ओके, एंड वो दोनों गुड्स के कंजम्पशन के जो अलग अलग सेट्स बन रहे हैं वो उनमें इनडिफरेंट है, ओके। वो दो गुड्स के कंजम्पशन में इनडिफरेंट, अगर वो 5 यूनिट्स ऑफ एक्स का कंजम्पशन करे, 1 यूनिट ऑफ वाई का कंजम्पशन करे, ओके, ये बना एक सेट, या फिर 4 यूनिट्स ऑफ एक्स का कंजम्पशन करे एंड 2 यूनिट्स ऑफ वाई का कंजम्पशन करे, ये बना दूसरा सेट। इन दोनों सेट्स के बीच में एक जो कंज्यूमर है वो इनडिफरेंट है, ठीक है, उसे हम इंडिफरेंस बोलते हैं, ओके, कि हमारा जो कंज्यूमर है वो इनडिफरेंट है। जो इंडिफरेंस कर्व है स्टूडेंट्स वो किस शेप का होता है? वो होता है कॉन्वेक्स शेप का, ठीक है। ये ऐसा कुछ पर्टिकुलर हमारा इंडिफरेंस कर्व बनता है, ओके। वाई एक्सिस पे आपका गुड 2 ले लीजिए आप, वाई एक्स एक्सिस पे हमने गुड 1 ले लिया, ओके। ये कर्व बता रहा है कि ये वाली कंजम्पशन कीजिए या फिर इस पॉइंट पर कंजम्पशन कीजिए, ये दोनों पॉइंट पर जो कंजम्पशन होगा वो इन दोनों में जो सेटिस्फैक्शन डिराइव होने वाला है वो इक्वल रहेगा, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए अगर यहाँ पे गुड 1 का 1 यूनिट है, गुड 2 का 5 यूनिट्स है, ओके, एंड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे गुड 1 के 2 यूनिट्स हैं एंड जो गुड y है उसके 3 यूनिट्स है, ओके। तो एक जो कंज्यूमर होगा स्टूडेंट्स वो इन दोनों सेट्स के बीच में इनडिफरेंट होगा, ओके। वो ये बोलेगा कि अगर मैं इस पर्टिकुलर सेट का कंजम्पशन करूं तो मुझे जितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उतना सेम सेटिस्फैक्शन मुझे ये वाले सेट का कंजम्पशन करने पर मिलता है, ठीक है। ये बताता है हमारा इनडिफरेंस, ठीक। और ये कुछ ऐसा कर्व बनता है, कन्वेक्स शेप का कर्व बनता है हमारा इंडिफरेंट कर्व, ओके। अब ये कन्वेक्स शेप का क्यों बनता है इसका रीजन आपको हमारे प्रीवियस वीडियोस में मिलेगा, ओके। यहाँ पर हम सिर्फ एक रिवीजन कर रहे हैं तो एक रिवीजन ही करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में हम किसी भी टॉपिक पर नहीं जाने वाले, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस हमें क्या बताता है? एक कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम बताता है, ओके, कि एक इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू कंज्यूमर उसके इक्विलिब्रियम पर कब पहुंचता है, ओके। तो हमने देख लिया इंडिफरेंस कर्व क्या है। नाउ स्टूडेंट्स, एक और कंसेप्ट होता है, वो क्या होता है? बजट लाइन, राइट। बजट लाइन हमें क्या शो करती है स्टूडेंट्स? बजट लाइन हमें शो करती है कि आपकी जो मनी इनकम है उसमें आप कितने गुड्स का कंजम्पशन कर सकते हो, कितने अमाउंट ऑफ गुड्स का कंजम्पशन, ओके। बजट लाइन का कर्व कुछ ऐसा होता है, ओके। ये जो पर्टिकुलर लाइन है ये बजट लाइन है। ये बजट लाइन हमें ये शो कर रही है कि इसके अंदर का जो एरिया है, ओके, ये जो अंदर वाला जो एरिया है, इतने एरिया में आप बिल्कुल कंजम्पशन कर सकते हैं, ओके। इस पर्टिकुलर एरिया में आप किसी भी गुड का कितना भी कंजम्पशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसके बाहर आप गए तो यहाँ पर आप कंजम्पशन नहीं कर सकते हैं, क्यों? बिकॉज वो आपके बजट में नहीं है, ठीक है। तो बजट लाइन हमें बताती है कि आप कितना कंजम्पशन कर सकते हैं किसी भी एक गुड का, ओके। बजट लाइन का कर्व कुछ ऐसा होता है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारा ये है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, वो हमें क्या बताता है? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस हमें एक ओवरव्यू देता है, एक कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम बताता है। किस पॉइंट पर? इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां पर बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व मीट हो जाए, ओके। विद द हेल्प ऑफ बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व जो हमारा कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है वो डिफाइन होता है, ओके। जहां पर ये मीट होते हैं हम उसे क्या बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे या इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जितने भी यूनिट्स ऑफ ए और बी है उस पर्टिकुलर यूनिट्स ऑफ ए और बी का कंजम्पशन होगा एक कंज्यूमर के थ्रू, ओके। ये हमें इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस और बजट लाइन के साथ में पता चलता है कि एक कंज्यूमर उसके इक्विलिब्रियम पर कब पहुंच रहा है, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, जो इंडिफरेंस कर्व है वो जरूरी नहीं है ऐसा ही बने, मतलब वो सिर्फ एक ही पॉइंट से टच करे ये जरूरी नहीं है, ओके। हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो ऐसा भी बन सकता है, ओके। मतलब क्या हुआ? ये 2 पॉइंट से टच हो रहा है, ओके। तो अब इन दोनों पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट है जो कि हमारे कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन देगा?
तो वो चीज स्टूडेंट्स कैसे कैलकुलेट की जाती है, अगर यहाँ पर सारा जो मनी इनकम है वो अगर खत्म हो रहा हो तो ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है। ओके, अगर इस वाले पॉइंट पर जो सारी मनी इनकम है वो स्पेंड हो रही हो तो इस वाले पॉइंट को हम कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर होगा कि क्या कैसे बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व के थ्रू एक कंज्यूमर उसके इक्विलिब्रियम पर पहुंचता है। ओके, इफ नहीं है तो आप वीडियोस देखिए, उसमें सब कुछ अच्छे से बताया गया है। ठीक है, देन डिमांड क्या बताती है स्टूडेंट्स हमें, सबसे पहले तो डिमांड में दो बहुत मेन चीज होती है। क्या होती है वो, विलिंगनेस एंड एबिलिटी। डिमांड वो क्वांटिटी है जो कि एक कंज्यूमर कंज्यूम करना चाहता है और वो कर पाता है। ओके, चाहता है, वो विलिंग है और वो कर पाता है, एबल भी है वो। ओके, मतलब वो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेज एंड इज एबल टू परचेज। ओके, उसे हम डिमांड बोलते हैं। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट्स हमारी डिमांड। ओके, देन लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताती है स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ डिमांड हमें बताती है एक इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ना उसके पहले अब जब क्वांटिटी डिमांडेड आ गया है हमारे सामने, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, वो क्वांटिटी जो कि एक कंज्यूमर कंज्यूम करना चाहता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पर। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर। ओके, उसे हम क्वांटिटी डिमांडेड बोल देते हैं कि सारे कंज्यूमर्स की जितनी भी डिमांड है एक पॉइंट ऑफ टाइम पर वो क्वांटिटी डिमांडेड होती है। ठीक है, तो हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बोलता है, लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि जो प्राइस है और जो क्वांटिटी डिमांडेड है उनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप। मतलब कि अगर प्राइस इंक्रीज हुआ तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी। ओके, या फिर अगर प्राइस डिक्रीज हुआ तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी। ठीक है, ये बताता है हमें हमारा लॉ ऑफ डिमांड। ठीक, एंड लॉ ऑफ डिमांड के थ्रू ही हमें पता चलता है कि जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। कैसा होता है हमारा डिमांड कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग या फिर नेगेटिवली स्लोप्ड। ओके, क्यों, बिकॉज इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन है। ओके, इनवर्स रिलेशन है, इसलिए जो हमारा डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, देन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो इलास्टिसिटी का क्या मतलब होता है, इलास्टिसिटी होता है हमारा रिस्पॉन्सिवनेस। ओके, इलास्टिसिटी का मतलब है रिस्पॉन्सिवनेस। तो प्राइस के रिस्पॉन्स में हमारी डिमांड कैसे बिहेव करेगी ये कौन बताता है, ये हमें हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। ओके स्टूडेंट्स, जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है उसने हमें बताया कि प्राइस अगर चेंज होता है तो हमारी जो डिमांड है वो कैसे चेंज होती है, राइट। सिर्फ बताया है कि कैसे चेंज होती है, मैग्नीट्यूड नहीं बताया गया है, कोई प्रपोर्शन नहीं बताया गया कि कितना चेंज होती है ना। तो अब जो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हमें डिफाइन करता है, वो हमें बताता है कि आपकी जो डिमांड है वो कितना चेंज हो रही है आपके प्राइस के चेंज होने के कारण। ओके, जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है स्टूडेंट्स वो हम 5 टाइप्स में या उसकी 5 डिग्रीज होती है। ओके, वो कौन कौन सी होती है, परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है, परफेक्टली इनइलास्टिक, देन मोर देन इलास्टिक, less than elastic and unitary elastic। ओके ये 5 डिग्रीज होती है हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। ठीक है, ये 5 डिग्रीज हमें क्या बताती है
कि जब आपकी जो डिमांड है वो अगर परफेक्टली इलास्टिक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, ईडी के थ्रू। ओके, ईडी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट होती है, मतलब कि आप आपके प्राइस में थोड़ा सा चेंज कीजिए, हमारी जो डिमांड है वो बहुत चेंज हो जाएगी। ओके, ये चीज हमें परफेक्टली इलास्टिक में देखने को मिलती है। ओके, एक इनफाइनाइट चेंज होगा विद चेंज इन योर प्राइस। ओके, फिर परफेक्टली इन इलास्टिक, जो इलास्टिक था स्टूडेंट्स उसका अपोजिट हो जाएगा इन इलास्टिक। ओके, सो परफेक्टली इन इलास्टिक हमें क्या बताएगी, वो हमें ये बताएगी कि आपकी जो ईडी है वो है इज इक्वल्स टू 0। ओके, आप आपके प्राइस में कितना भी चेंज कर लीजिए, हमारी डिमांड में 0 चेंज होने वाला है। ओके, हमारी डिमांड में क्या होगा, 0 चेंज होगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। ठीक, मोर देन इलास्टिक, मोर देन इलास्टिक को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ईडी इज मोर देन 1। ओके, ये हमें क्या बता रही है ये पर्टिकुलर सिचुएशन, कि आपके प्राइस में कम प्रपोर्शन से चेंज होता है, आपकी डिमांड में ज्यादा प्रपोर्शन से चेंज होता है। ओके, मान लीजिए कि आपकी प्राइस जो है वो 10% से डिक्रीज हो रही है। ओके, तो आपकी जो डिमांड है वो 10% से ज्यादा इंक्रीज होने वाली है। ठीक है, मतलब जितना भी प्राइस में चेंज है उससे ज्यादा चेंज किस में होगा, डिमांड में चेंज होगा। ओके, लेस देन इलास्टिक क्या बताएगी स्टूडेंट्स, कि आपकी प्राइस में जितना चेंज हो रहा है उससे कम चेंज होगा आपकी डिमांड में। ओके, सो लेस देन इलास्टिक क्या होगा, ईडी इज लेस देन 1। ओके, ईडी क्या है, लेस देन 1 है। ओके, आपकी प्राइस में कम चेंज है, सॉरी आपकी डिमांड में कम चेंज है, आपकी प्राइस में ज्यादा चेंज है। ओके, अगर आपकी प्राइस 10% से कम हो रही है तो आपकी जो डिमांड है वो 10% से कम इंक्रीज होने वाली है। ओके, मतलब कि जितने भी प्रपोर्शन से आपकी प्राइस चेंज हो रही है उससे कम चेंजेस आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में देखने को मिलेंगे। ठीक है, यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक हमें क्या बताती है कि ईडी इज इक्वल्स टू 1 होता है, जितना चेंज आपकी डिमांड में होगा उतना ही चेंज आपके प्राइस में होगा। ओके, अगर प्राइस 10% से डिक्रीज हो रही है तो डिमांड भी 10% से इंक्रीज होगी। ओके, बिल्कुल बराबर प्रोपोर्शन में चेंज होता है आपकी यूनिटरी इलास्टिक में। ओके, आई होप ये सारा एक बार फिर से आपके माइंड में आ गया होगा। ओके, देन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस क्या बताता है स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस हमें यह बताता है सबसे पहले तो कि आपके 2 काइंड ऑफ फैक्टर्स होते हैं। कौन से वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं और फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं। ओके, ये 2 काइंड ऑफ फैक्टर्स होते हैं जिनके यूज से एक प्रोडक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, वेरिएबल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कि प्रोडक्शन, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के साथ में चेंज होते हैं। ओके, यूनिट ऑफ आउटपुट के साथ में। तो वेरिएबल फैक्टर्स कौन से हैं, वो फैक्टर्स जो चेंज होते हैं विथ यूनिट ऑफ आउटपुट। ओके, आउटपुट के साथ में चेंज होने वाले जो फैक्टर्स हैं वो हमारे वेरिएबल फैक्टर्स हैं। फिक्स्ड फैक्टर्स कौन से हैं, जो कि चेंज नहीं होते, वो फिक्स्ड रहेंगे। ठीक है, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में पहले तो ये 2 चीजें होती है, यहाँ पे 2 काइंड ऑफ फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस है स्टूडेंट्स, वो कौन से टाइम पीरियड का लॉ है, शॉर्ट रन का। ओके, ये एक शॉर्ट रन का लॉ है। शॉर्ट रन का मतलब क्या होता है, शॉर्ट रन का मतलब ये होता है कि शॉर्ट रन में 2 काइंड ऑफ फैक्टर्स होते हैं। ओके, शॉर्ट रन में आप सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर सकते हो, आप फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते हो, फिक्स्ड फैक्टर फिक्स्ड ही रहेंगे। ये हमें हमारा शॉर्ट रन बताता है। ओके, तो जो हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस है वो हमें क्या स्टेट करता है स्टूडेंट, वो हमें बोलता है कि जब आप सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करते हो, हमारे जो फिक्स फैक्टर्स है उन्हें फिक्स्ड रख कर, तो आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो पहले इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से, फिर डिमिनिशिंग रेट से, और फिर नेगेटिव हो जाता है। ओके, मतलब यहाँ पे क्या चीज हुई, यहाँ पे ये शॉर्ट रन का कंसेप्ट है। ठीक है, सॉरी, उसके बाद में हमने क्या देखा कि यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल चेंज होगा, दूसरा वेरिएबल फिक्स रहेगा। मतलब कि जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं सिर्फ वो चेंज होंगे, जो फिक्स्ड फैक्टर्स हैं वो फिक्स्ड ही रहेंगे। ठीक है, तो जब ये ऐसा कॉम्बिनेशन चलेगा तो हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है, दैट इज जो टीपी है,
वो पहले इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से, फिर वो इंक्रीज होगा डिमिनिशिंग रेट से, और फिर वो नेगेटिव रेट से इंक्रीज होगा, या फिर वो नेगेटिव नहीं, वो फॉल होने लगता है। ओके, तो वो नेगेटिव रेट से इंक्रीज होगा। ठीक है, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट हमें पता चलती है विद हमारे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से। नाउ स्टूडेंट्स, ये ऐसा पूरा क्यों होता है, जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है वो ऐसा क्यों बिहेव करता है इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के साथ में, राइट? तो ये चीजें अगर आपको समझनी है तो आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन देख के पढ़ना पड़ेगा पहले। ओके, उसके बाद में आप बस ये की रिविजन के लिए देख लीजिएगा कि क्या होता है। ओके, देन लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, जो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल है ये है एक लॉन्ग रन का कंसेप्ट। ठीक, ये है एक लॉन्ग रन का कंसेप्ट। लॉन्ग रन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? लॉन्ग रन का मतलब होता है कि यहाँ पर सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। ओके, यहाँ पर फिक्स्ड फैक्टर कुछ नहीं होता है, मतलब कि लॉन्ग रन इतना लॉन्ग होता है कि जो फिक्स्ड फैक्टर है आप उसे भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो जो हमारा लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल है वो हमें क्या स्टेट करता है? वो हमें स्टेट करता है कि जब आपके जो फैक्टर्स हैं, ओके, आपके फिक्स्ड फैक्टर और आपके वेरिएबल फैक्टर दोनों, तो आपके जो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको जब आप चेंज करते हो, राइट, तो आपका जो टोटल प्रोडक्ट है, राइट, वो किस प्रपोर्शन में इंक्रीज होता है, वो चीज हमें कौन बताता है? लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। सॉरी, कि आपके फैक्टर्स में चेंज करने की वजह से आपका टोटल प्रोडक्ट में कैसा चेंज आ रहा है, किस प्रपोर्शन से चेंज आ रहा है। ठीक है, ये चीज हमें हमारा लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल बताता है। इसके अंदर स्टूडेंट्स हम 3 स्टेजेस देखते हैं, वो है हमारी इंक्रीजिंग चेंज, ठीक है, फिर आएगा एक कांस्टेंट और एक आएगा डिमिनिशिंग। जो फर्स्ट वाला इंक्रीजिंग, उसमें हम देखते हैं कि आपका जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं, राइट, इसमें तो सारी फैक्टर्स वेरिएबल है, तो आपके जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं वो कम अमाउंट से चेंज हो रहा है, आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो ज्यादा अमाउंट से चेंज हो रहा है। ओके, कांस्टेंट में हम देखते हैं कि दोनों एकदम प्रोपोर्शनेट वे में चेंज हो रहे हैं, जितने से आपका फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं उतने से आपका प्रोडक्ट भी चेंज हो रहा है। एंड डिमिनिशिंग में हम देखते हैं कि जितने से आपके फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं उससे कम से आपके जो प्रोडक्ट है वो चेंज होता है। ओके, देन कॉस्ट। कॉस्ट क्या है स्टूडेंट्स? कॉस्ट है टोटल एक्सपेंडिचर। ओके, कॉस्ट क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड। किसी भी एक प्रोडक्शन प्रोसेस में जो टोटल एक्सपेंडिचर इनकर किए जाते हैं वो कॉस्ट बोली जाती है। ओके, तो स्टूडेंट्स जो कॉस्ट है वो मेनली कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे लगती है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ओके, ये 4 हमारे क्या होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। ओके, ये जो 4 फैक्टर्स है वो हेल्प करते हैं हमें किसी भी एक प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करने में। ओके, तो स्टूडेंट्स ये जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये हेल्प करते हैं, राइट, तो ये इन्हें कुछ पे भी करना पड़ेगा, राइट, ये कोई भी बिना पेमेंट के काम नहीं करेंगे। ओके, तो इनके जो पेमेंट होते हैं, लैंड का पेमेंट होता है रेंट, लेबर को पे करना पड़ता है वेजेस, ओके, कैपिटल को पे करना पड़ता है हमें इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योर को पे करना पड़ता है प्रॉफिट। ओके, तो ये कुछ हमारे पेमेंट्स होते हैं। ओके, ये पेमेंट्स हमें करने पड़ते हैं, जो भी एक प्रोडक्शन प्रोसेस को अंडरटेक कर रहा है उन्हें ये पेमेंट्स करने पड़ते हैं। ओके, तो इन पेमेंट्स को करने के लिए कुछ कॉस्ट इनकर की गई, राइट, तो कॉस्ट क्या है? जो टोटल एक्सपेंडिचर है इनकर हुआ है किसी भी एक प्रोडक्शन प्रोसेस में, उसे हम कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये जो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं मैंने। आई होप कि आप लोगों को पता होंगे कि ये क्यों, इन्हें क्या इनकी पेमेंट्स होती है और इनका क्या क्या मतलब होता है। ओके, देन जो कॉस्ट है स्टूडेंट्स वो हम 3 टाइप की बोल सकते हैं। वो कौन सी होती है हमारी? टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। ओके, ये 3 टाइप की हमारी
कॉस्ट होती है। टोटल कॉस्ट, जो पूरी टोटल कॉस्ट, ओके, पूरी जो कंप्लीट कॉस्ट लग रही है किसी भी एक प्रोडक्शन प्रोसेस में, वो टोटल कॉस्ट हो गई। मार्जिनल कॉस्ट, एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट लग रही है उसे हम मार्जिनल कॉस्ट बोलेंगे, ठीक है। एवरेज कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट, एक पर्टिकुलर यूनिट को प्रोड्यूस करने में जितनी कॉस्ट इनकर की जा रही है वो कौन सी होती है, वो हमारी एवरेज कॉस्ट होती है, ठीक है। देन रेवेन्यू, अब रेवेन्यू क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉस्ट का अपोजिट, ठीक है। टोटल इनकम जनरेटेड, ओके, फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। जो टोटल इनकम जनरेट की जा रही है गुड्स और सर्विसेज के सेल पर, ओके, उन्हें सेल कर कर जो टोटल इनकम जनरेट हो रही है वो होती है हमारी रेवेन्यू, ठीक है। जो टोटल मनी रिसीव हो रहा है, टोटल अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज रेवेन्यू, ओके। जो रेवेन्यू है स्टूडेंट्स वो भी 3 टाइप्स के होते हैं, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू, ओके। टोटल रेवेन्यू, जो टोटल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ओके, पूरे जो गुड्स हैं उनको सेल करके जितना भी अमाउंट जनरेट हो रहा है वो होगा हमारा टोटल रेवेन्यू, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू, एक एडिशनल यूनिट किसी भी गुड का सेल करने पे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो होता है मार्जिनल रेवेन्यू, ओके। एंड एवरेज रेवेन्यू, पर यूनिट रेवेन्यू, एक पर्टिकुलर यूनिट को सेल करने पर जितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। देन प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर कौन है स्टूडेंट्स, प्रोड्यूसर वो पर्सन है जो कोई भी गुड्स या सर्विसेज को बनाता है, ओके, जो प्रोड्यूस करता है। मेकर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कौन है, वो है हमारा प्रोड्यूसर। और प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम मतलब क्या, एक ऐसी प्लेस जहां से प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन को चेंज करना नहीं चाहता, राइट, वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, राइट। सो स्टूडेंट्स, प्रोड्यूसर उसके इक्विलिब्रियम पर कब पहुंचता है, इसकी क्या कंडीशन है, राइट। तो इसकी 2 कंडीशंस होती है, कौन कौन सी, फर्स्ट वन होती है MC इज इक्वल्स टू MR, ओके। MC क्या है, मार्जिनल कॉस्ट, MR क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू। जब आपका मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू किसी भी एक गुड का बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि वो हमारा जो एक प्रोड्यूसर है वो उसके इक्विलिब्रियम पर है, ओके, कंप्लीटली नहीं है, एक सेटिस्फाई कर रहा है एक कंडीशन, ओके। इसकी एक और कंडीशन होती है स्टूडेंट्स, ये दोनों कंडीशंस जब साथ में फुलफिल होती है तभी हम बोल सकते हैं कि एक जो प्रोड्यूसर है वो इसके इक्विलिब्रियम पर होता है, ओके। तो इसकी सेकेंड कंडीशन क्या है, इसकी सेकेंड कंडीशन है MC इज ग्रेटर देन MR आफ्टर MC is equals to MR, ओके। इस पर्टिकुलर कंडीशन के साथ में ये पर्टिकुलर कंडीशन भी कंप्लीट होनी जरूरी है, ओके। ये पर्टिकुलर कंडीशन भी फुलफिल होना जरूरी होता है, ठीक है। अगर सिर्फ MC इज इक्वल्स टू MR हो जाए तो आप नहीं बोल सकते कि एक जो प्रोड्यूसर है वो उसके इक्विलिब्रियम पर है, ओके। उसके बाद में ये वाली जो पर्टिकुलर हमारी कंडीशन है वो भी कंप्लीट होनी चाहिए कि जब MC इज इक्वल्स टू MR हो गया है तो इसके बाद में, ओके, इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट है वो ज्यादा होना चाहिए हमारे मार्जिनल रेवेन्यू से, ओके। तो ही हम बोल सकते हैं कि हमारा जो एक प्रोड्यूसर है वो कहां पर है, वो उसके इक्विलिब्रियम पर है, ठीक है। ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल होना बहुत जरूरी है एक प्रोड्यूसर को उसके इक्विलिब्रियम पर होने के लिए, ठीक। देन सप्लाई, नाउ स्टूडेंट्स, जो जैसे हमने डिमांड देखा था वैसे ही सप्लाई भी है। सप्लाई में 2 चीजें होती है, विलिंगनेस एंड एबिलिटी। जो डिमांड देखी थी स्टूडेंट्स वो हमने देखी थी कंज्यूमर के बेसिस पे, राइट। डिमांड कौन करता है, एक कंज्यूमर करता है। सप्लाई कौन करता है स्टूडेंट्स, सप्लाई एक प्रोड्यूसर करता है, ओके। तो सप्लाई में हम प्रोड्यूसर के कंसेप्ट से, प्रोड्यूसर के साइड से हम देखेंगे कि सप्लाई क्या होती है, ओके।
तो सप्लाई वो क्वांटिटी है किसी भी गुड या सर्विसेज की जो कि एक प्रोड्यूसर विलिंग है और एबल है सेल करने के लिए, ओके, या फिर मार्केट में सेंड करने के लिए, ठीक है, उसे हम सप्लाई बोलते हैं, ओके। विलिंगनेस एंड एबिलिटी, ये दो वर्ड्स हमें याद में रखने हैं अच्छे से, ठीक है। डिमांड और सप्लाई दोनों में विलिंगनेस एंड एबिलिटी आते ही आते हैं, ठीक है। देन स्टूडेंट्स, जो सप्लाई है वो दो टाइप्स की हो सकती है। क्या हो सकती है वो? ब्रॉडली दो वेज में क्या हो सकती है? इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई, ओके। सप्लाई के जैसे जो हमारी डिमांड होती है वो भी दो टाइप की होती है स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, ओके। सो इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई, ओके। इंडिविजुअल सप्लाई कौन सी सप्लाई होगी? जो कि एक प्रोड्यूसर, ओके, यहाँ पे हम क्या देखेंगे? अ प्रोड्यूसर आएगा, सिर्फ एक प्रोड्यूसर सेल करना चाहता है और कर पा रहा है मार्केट में, ओके। और मार्केट सप्लाई में क्या आएगा? मार्केट सप्लाई में आएगा ऑल प्रोड्यूसर्स, ठीक है। सिर्फ डेफिनेशन में क्या चेंज होगा? मार्केट में हमें ऑल डालना है और इंडिविजुअल में अ आएगा, ओके। ऑल प्रोड्यूसर्स जो कि विलिंग है सेल करने के लिए और एबल भी है सेल करने के लिए, ओके, उसे हम मार्केट सप्लाई बोलेंगे, ठीक। देन लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई क्या बताता है स्टूडेंट्स? हमें लॉ ऑफ सप्लाई हमें बताता है कि जो प्राइस है किसी भी कमोडिटी का और जो क्वांटिटी सप्लाइड है उन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, वो लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होते हैं एक दूसरे के, ओके। क्या बता रहा है वो? प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू क्वांटिटी सप्लाइड, ओके। अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज होगी, ठीक। अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी डिक्रीज होगी, ठीक। ये रिलेशनशिप हमें बताता है हमारा लॉ ऑफ सप्लाई, ओके। यहाँ पे हम जो लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई देखते हैं स्टूडेंट्स, राइट, उसमें हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, सिर्फ चेंजेस किस में होंगे? प्राइसेस में होंगे, ओके। प्राइस के अलावा भी फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी लॉ डिमांड को अफेक्ट करते हैं, ओके। वो चीज मैंने यहाँ पे नहीं एलेबरेट की स्टूडेंट्स की क्या होते हैं वो फैक्टर्स आई होप आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच का रिलेशनशिप, ठीक है। अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज होती है और अगर प्राइस डिक्रीज होता है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी डिक्रीज होती है, ठीक है। लॉ ऑफ सप्लाई जो है स्टूडेंट्स वो हमें एक कर्व भी देता है, राइट, एक सप्लाई कर्व भी बताता है। सप्लाई कर्व होता है स्टूडेंट्स अपवर्ड स्लोपिंग या फिर पॉजिटिवली स्लोप्ड हम बोल सकते हैं, ठीक। ये जो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है वो हमें क्या बताता है? ये पर्टिकुलर रिलेशनशिप कि आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा है, वाई एक्सिस पे प्राइस है, एक्स एक्सिस पे सप्लाई है, ओके। तो जब आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा है आपकी क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज हो रही है, राइट। यही पर्टिकुलर चीज हम इसमें से इन्फर कर सकते हैं, ये और प्राइस इंक्रीज हुआ, ये क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हुई, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ सप्लाई हमें एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बताता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक। देन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है स्टूडेंट्स? इलास्टिसिटी का मतलब रिस्पॉन्सिवनेस, राइट। एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगी कि प्राइस में कितना चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपकी सप्लाई में कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखी, सेम वैसी ही हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी होगी, ओके। यहाँ पे सिर्फ हमें क्या चेंज करना है? वहां पे डिमांड था, यहाँ पे हमें सप्लाई लिखना है, ओके। तो इसकी भी 5 डिग्रीज होती है, ओके। वो कौन कौन सी होती है? परफेक्टली इलास्टिक, perfectly inelastic, okay, more than elastic, less than elastic, and unitary elastic।
ओके ये 5 जो है वो हमारी डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी होती है। ओके परफेक्टली इलास्टिक में हमें क्या देखने को मिलता है कि आपका जो ES है वो किसके इक्वल होता है, इनफाइनाइट के इक्वल। मतलब वो क्या बता रहा है, वो हमें बता रहा है कि आपके अगर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज होगा तो जो क्वांटिटी सप्लाइड है उसमें एक इनफाइनाइट चेंज हो जाएगा। ठीक है, देन परफेक्टली इनइलास्टिक में हमें क्या पता चलता है, परफेक्टली इनइलास्टिक में हमें पता चलता है कि ES इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, जो ES है, जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, वो 0 के बराबर है। मतलब कि आप प्राइस में कितना भी चेंज कर लीजिए वहां पर 0 चेंज होगा सप्लाई में। ओके प्राइस में चेंज होने की वजह से सप्लाई में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ठीक, देन मोर देन इलास्टिक, मोर देन इलास्टिक क्या बता रहा है, ES इज मोर देन 1। ओके मोर देन इलास्टिक हमें ये बता रहा है कि आपकी जो इलास्टिसिटी है वो मोर देन 1 है। मतलब कि प्राइस में जितना चेंज हो रहा है उससे ज्यादा प्रोपोर्शन में चेंज होगा आपकी क्वांटिटी सप्लाइड में। ठीक है, लेस देन इलास्टिक क्या बताएगा स्टूडेंट्स, लेस देन इलास्टिक बताएगा ES इज लेस देन 1। आपकी जो प्राइस में चेंज है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू आपकी सप्लाई में कितना चेंज है। ठीक है, मतलब प्राइस अगर 10% से चेंज हो रही है तो सप्लाई 10% से कम चेंज होगी। ठीक है, यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक क्या बताता है, ES इज इक्वल्स टू 1, सॉरी ES इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जितना चेंज प्राइस में है उतना ही चेंज सप्लाई में भी होगा। ओके अगर प्राइस में 10% का चेंज है तो सप्लाई में भी 10% का चेंज होगा। ये चीज हमें बताता है यूनिटरी इलास्टिक। ठीक, आई होप कि ये सारी चीजें आपको एक वापस से रिफ्रेश हो गया होगा आपके माइंड में कि हाँ ये सारी चीजें होती है, ये डिक्रीज होती है। ओके देन फॉर्म्स ऑफ मार्केट, फॉर्म्स ऑफ मार्केट में हमने क्या देखा था स्टूडेंट्स कि अगर हम ब्रॉडली बोले तो 2 टाइप के मार्केट होता है, एक होता है परफेक्ट कंपटीशन और एक होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, जो परफेक्ट कंपटीशन है उसका मतलब है कि एक ऐसी मार्केट प्लेस जहां पे बहुत लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं जो कि होमोजीनियस गुड्स को सेल करते हैं। ठीक है, और जो परफेक्ट कंपटीशन में हमने देखा था स्टूडेंट्स की जो हमारी फर्म होती है वो होती है प्राइस टेकर और जो इंडस्ट्री होती है वो होती है प्राइस मेकर। ओके, जो इम्परफेक्ट कंपटीशन है स्टूडेंट्स वो फर्दर 3 और टाइप्स में डिवाइडेड है। ओके वो होंगे हमारे मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। ओके ये 3 और टाइप्स हैं हमारे इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। ओके मोनोपोली हमें क्या बताता है, मोनोपोली हमें बताता है कि यहाँ पे एक सिंगल सेलर है और बहुत लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं। ठीक है, मोनोपोली में जो भी गुड सेल हो रहा है वो एक सिंगल सेलर के थ्रू प्रोड्यूस किया जा रहा है। ओके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या देखा था, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमने देखा था कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं जो कि क्लोजली रिलेटेड येट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को सेल और परचेज करते हैं। ओके क्लोजली रिलेटेड बट डिफरेंशिएटेड गुड्स, ये इसकी जो हम बोल सकते हैं स्पेशल चीज है। ओके ये इसकी स्पेशलिटी है। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। ठीक, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्लोज रिलेटेड है, मतलब कि जो गुड्स आपको देखने को मिलेंगे वो एक दूसरे के क्लोज रिलेशन में हैं, वो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं बट स्टिल यहाँ पे डिफरेंसेस हैं। ओके जो गुड्स हैं उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं, उनके जो फीचर्स हैं वो कुछ ना कुछ डिफरेंट है, इसके कारण वो थोड़े बहुत एक दूसरे से डिफरेंशिएट हम बता सकते हैं। ठीक है, जैसे कि जो टूथपेस्ट है कोलगेट एंड पेप्सोडेंट क्लोजली रिलेटेड है लेकिन फिर भी वो डिफरेंट है, राइट। तो ये बताते हैं हमें एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हम देखते हैं इस पर्टिकुलर चीज को। ठीक है, ओलिगोपोली, ओलिगोपोली में क्या होता है, ओलिगोपोली में फ्यू लार्ज फर्म्स होती है। ओके और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स हैं जो सेलर्स हैं वो क्या बोलेंगे हम
few large sellers. ठीक है, आई होप कि ये क्लियर होंगे आपको फॉर्म्स ऑफ मार्केट कितने टाइप्स के थे हमारे, ओके और उनका क्या क्या मीनिंग था इनके। अब स्टूडेंट्स सबके डिफरेंट फीचर्स होते हैं, कौन सी फर्म प्राइस टेकर है, कौन सी फर्म प्राइस मेकर है, ये सारी चीजें आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में मैंने पढ़ा दी है और आई गेस कि आप लोगों ने भी ये सारी चीजें पढ़ ली है, वो सारी चीजें आप कंप्लीट करके आ रहे हैं, ओके। देन मार्केट इक्विलिब्रियम। नाउ स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, स्टेट ऑफ रेस्ट, राइट। तो मार्केट इक्विलिब्रियम क्या हुआ, एक ऐसी प्लेस जहां से हमारा मार्केट अपनी पोजीशन को चेंज करना नहीं चाहता है, ओके वो क्या होगा, वो होगा मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो मार्केट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन क्या होती है, जब क्वांटिटी डिमांडेड किसके इक्वल हो जाए, क्वांटिटी सप्लाइड के इक्वल, ओके। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं कि हमारा मार्केट उसके इक्विलिब्रियम पर है, ओके। जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इक्वल हो जाए क्वांटिटी सप्लाइड के, तो ओके अगर ये पर्टिकुलर सिचुएशन फुलफिल हो रही है तो हमारा मार्केट उसके इक्विलिब्रियम पर है, ठीक। देन प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग क्या है स्टूडेंट्स, सीलिंग है यहाँ पे, ओके क्या हमें किस वर्ड से आइडेंटिफाई करना होता है, सीलिंग है। सीलिंग मतलब हमारे घर पे सीलिंग कौन सी होती है, ऊपर वाला, राइट, जो रूफ है उसे हम सीलिंग बोलते हैं। तो सीलिंग मतलब कि एक मैक्सिमम लेवल, राइट। तो ये जो प्राइस सीलिंग है वो है मैक्सिमम प्राइस किसी भी एक कमोडिटी का, ओके। जो गवर्नमेंट है वो ये प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर दो इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करती है एक प्राइस को कंट्रोल करने के लिए, ओके। तो प्राइस सीलिंग हमें बताती है एक मैक्सिमम प्राइस जो कि कोई भी एक प्रोड्यूसर लगा सकता है, चार्ज कर सकता है किसी भी एक कंज्यूमर से, ओके। अगर किसी भी एक गवर्नमेंट ने बोल दिया कि एक गुड है, गुड ए, उसका मैक्सिमम प्राइस 500 रुपीज होना चाहिए, तो कोई भी जो प्रोड्यूसर है, जो सेलर है, वो 500 से ज्यादा में उसे सेल नहीं कर सकता है, ओके, क्योंकि वो एक मैक्सिमम प्राइस लगा दिया गया है, ओके। गवर्नमेंट ये दो इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करती है प्राइस को कंट्रोल करने के लिए। जब गवर्नमेंट को लगता है कि कुछ सिचुएशंस आउट ऑफ हैंड जा रही है या सही नहीं जा रही है, तो वो इन वाले ये जो हमारे दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका यूज करती है, ओके। प्राइस फ्लोर। फ्लोर क्या है स्टूडेंट्स, फ्लोर है नीचे वाला, राइट, जो हमारा फोर्स है। तो फ्लोर क्या है, एक मिनिमम पार्ट है हमारे घर का, राइट, एक रूम का मिनिमम पार्ट है। तो प्राइस फ्लोर हमें क्या बता रहा है, प्राइस फ्लोर हमें बता रहा है मिनिमम प्राइस, ओके। मिनिमम प्राइस एक हमारा प्राइस फ्लोर बता रहा है कि किसी भी एक कमोडिटी का एक जो सप्लायर है उसको कितना मिनिमम प्राइस मिलना चाहिए, ठीक है, जो सबसे कम है। अगर गवर्नमेंट ने बोला कि गुड ए का मिनिमम प्राइस 500 होना चाहिए, तो कोई भी जो खरीदने वाला है, जो कंज्यूमर है, वो उसे 500 से कम में नहीं खरीद सकता, ओके। 500 तो मिनिमम है, उतना तो मिलेगा ही मिलेगा उस पर्टिकुलर गुड का, ठीक है। तो ये हुआ हमारा प्राइस फ्लोर, ओके। तो स्टूडेंट्स ये कुछ पॉइंट्स थे, हम ये कुछ कंसेप्ट्स थे, ओके, ये कुछ ब्रॉड कंसेप्ट्स थे जिसमें आई जस्ट थॉट कि हो सकता है कि हमारा जो इकोनॉमिक्स है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, उसको कहीं ना कहीं सम अप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जो आपका पूरा सिलेबस है, वो इतना छोटा नहीं है कि इस पर्टिकुलर छोटी सी वीडियो में पूरा आ सके, राइट। तो ये तो कुछ कंसेप्ट्स थे, जो ब्रॉड कंसेप्ट्स थे वो थे कि क्या क्या हमने जो मेन कंसेप्ट्स थे वो पढ़े, ओके। इनके अलावा भी स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो इसमें शायद नहीं इंक्लूड हो पाए होंगे, ओके, लेकिन फिर भी वो इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये पर्टिकुलर जो वीडियो है वो आप इस पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं इसकी हेल्प लेंगे कि चलो ये तो पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स की समरी हो गई, नहीं, ऐसा नहीं हुआ है स्टूडेंट्स। आपको पहले सारे कंसेप्ट्स पढ़ना है, सारे चैप्टर्स अच्छे से पढ़ना है, ओके। उसके बाद में जब आपका पूरा कंप्लीट हो जाए तो इस पर्टिकुलर वीडियो की हेल्प लेके आप आपके जो कंसेप्ट्स हैं उनको वापस रिवाइज कर सकते हैं, ओके। क्योंकि अगर आपने सब कुछ पढ़ा होगा तो जब आप एक चीज को पढ़ोगे तो आपको दूसरी चीजें भी ध्यान में आ जाएगी और वो भी अपने आप रिवाइज होती जाएगी, ओके। तो इस पर्टिकुलर वीडियो का हेल्प कब लोगे आप, जब आपकी पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो चुकी हो पढ़ना, ओके,
तब आप इस पर्टिकुलर वीडियो का हेल्प लीजिएगा, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर होंगे सारे कंसेप्ट, ओके। एंड ये हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो चुका है, ओके। मैंने अपने साइड से सब कुछ पढ़ा दिया है स्टूडेंट्स, हर एक कंसेप्ट को, और मैं होप करती हूँ कि आप लोगों को सारे कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो। अगर फिर भी स्टूडेंट्स कोई डाउट्स हो आपको तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को आंसर कर दूंगी, ओके। थैंक यू सो मच।